स्वागत है आप सबका जी बिजनेस पर। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे खास मेहमान से जिसका इंतज़ार मुझे खुद पिछले 5 सालों से है। आप सोच रहे होंगे ऐसे मेहमान कौन है जिसका इंतज़ार मैं 5 सालों से कर रहा हूं। जी हाँ, नितिन कामत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जीरोधा के फाउंडर मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं। पहले मैं वैसे तो उनके किसी इंट्रोडक्शन की परिचय की ज़रूरत नहीं, लेकिन नितिन जी आपका स्वागत करूँ और उससे पहले मैं ज़रा हमारी जो एक परंपरा है, मैं थोड़ा आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 17 साल की छोटी उम्र से नितिन जी ने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। पैसे उधार लेकर ट्रेडिंग अकाउंट खोला था और उसके बाद जो पैसे उधार लिए तो जाहिर सी बात है चुकाने भी हैं। उसके लिए उन्होंने कॉल सेंटर में 4 साल तक काम किया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पहला काम मिलते ही जॉब छोड़ दिया और बस उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं। एक के बाद एक कई कीर्तिमान उन्होंने बनाए हैं। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल, ये तो सारे फिजिकल गेम्स हैं जो पसंद है। इसके साथ साथ पोकर खेलना भी बड़ा पसंद है और हर एक तरह के म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं नितिन कामत साहब। अब जानते ही आप जीरोधा के फाउंडर हैं। 15 अगस्त 2010 में आपने जीरोधा की शुरुआत की थी और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम कंपनी का रखा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वक्त हिंदुस्तान में एक्टिव रिटेल क्लाइंट्स के मामले में देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के तौर पर जीरोधा है। 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हर रोज़ लाखों ऑर्डर्स जीरोधा को देते हैं और भारत के बाज़ारों में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में 15% से ज़्यादा का हिस्सा जीरोधा का है। रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कई तरह के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स भी जीरोधा चलाती। तो नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सर बहुत लंबा समय लगाया आपने मुझसे मुलाकात करने में, 5 साल। नहीं, वो इसीलिए शायद क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है एंड आई फील वेरी अनकंफर्टेबल हिंदी में बात करने के लिए, बट आज पूरा कॉन्फिडेंस से आप आराम से भी कंफर्टेबल, हिंदी इंग्लिश जैसा आप कंफर्टेबल हो आराम से बात कीजिए। जहां आपको लगे हिंदी में थोड़े थॉट्स कम आ रहे हैं आप आराम से इंग्लिश बोलिए, क्योंकि आपके थॉट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरोधा को पहले मतलब मैं आपकी थोड़ी सी जर्नी 0 to जीरोधा, मतलब आपने ज़ीरो से शुरुआत की, पैसे उधार लेकर आपने अपनी ट्रेडिंग शुरू की। कहाँ से ख्याल आया कि मुझे एक जीरोधा बनाना चाहिए और कैसे बनाया? जो ज़ीरोधा का एक्चुअल जर्नी है वो 10-12 साल ज़ीरोधा शुरू होने से पहले वाला जर्नी इज़ एक्चुअली मेरे लाइफ में, आई थिंक जो लर्निंग होता है ना लाइफ में, सबसे ज़्यादा लर्निंग उस टाइम पे था, क्योंकि 2 बार ब्लो अप किया अकाउंट को। ओके पूरा उसके बाद वो कॉल सेंटर ज्वाइन किया था 2001 में। 2001 से 2005, 2006-7 में मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही जॉइन मी। तब सबरो करते हम रिलायंस के लिए। और 2007-8 में ऐसा लगा कि वो निखिल मेरे से बढ़िया ट्रेडर था मार्केट में। ओके तो मुझे लगा क्यों दोनों बैठ के ट्रेड करना है। अगर वो मुझसे ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर सकता है तो शायद मुझे कुछ और देखना चाहिए। ओके लेकिन मेरे में ना ऐसा वो कम्युनिटी बिल्डिंग का कीड़ा बहुत पहले से था। मैं इंडिया का, जब याहू मैसेंजर बहुत पॉपुलर था इंडिया में, आई थिंक आई टू रन द लार्जेस्ट याहू मैसेंजर ग्रुप स्टॉक मार्केट डिस्कशंस के लिए। ये जो कम्युनिटी स्टेट ट्रेडर्स जी वगैरह वहाँ पे भी बहुत एक्टिव था। ऑर्कुट में बहुत ज़्यादा बड़ा कम्युनिटी था। तो मुझे एक कम्युनिटी में जब इंट्रैक्शंस करते समय पेन पॉइंट्स जो ब्रोकिंग का था तब एक्टिव ट्रेडर्स के लिए, ओके वो था एक तो ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, और दूसरा था कि ब्रोकिंग कंपनीज मानी फाइनेंशियल कंपनीज जनरली वेरी ओपेक है जैसे ऑपरेशन में, राइट। आई मीन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सुलझाने के लिए टाइम लगता है, राइट। अगर आपको पता, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको फिगर आउट करने के लिए कि कितना आपने एक्चुअली इंटरेस्ट पे किया बहुत मुश्किल काम। सो ये 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे जब शुरू किए। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए शुरू किया। ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्स टाइम, ट्रांसपेरेंसी एंड लो कॉस्ट। सो जब शुरू किया था द बेस्ट केस आउटकम हमने बोला था कि अगर 1 लाख कस्टमर हो गए तो हम लाइक वी हैव अराइव्ड इन लाइफ टाइप्स कि उसके बियॉन्ड हमने कभी सोचा ही नहीं था। सो निखिल ने ट्रेडिंग किया, मैंने ब्रोकिंग शुरू किया। और प्लान ये था कि अगर मेरा ब्रोकिंग का अटेम्प्ट
अच्छा नहीं जाता है तो मैं आई गेट बैक टू ट्रेडिंग। फॉल बैक अरेंजमेंट है। और ब्रोकिंग लाइसेंस से ऐसा है कि आप अपना एटलीस्ट ये चक्कर में आपने ब्रोकरेज एटलीस्ट सेव किया होगा, आई मीन दैट वाज अ फॉल बैक प्लान। सो ये सोच के ज़ेरोदा शुरू किया, और ज़ेरोदा आपने जैसे रेफ़र किया वो ज़ीरो और रोदा है का, इट्स एक्रोनिम। रोदा माने रोद हिंदी में, संस्कृत में बैरियर्स, सो इट्स लाइक सेइंग ज़ीरो बैरियर्स। ट्रेडर्स के लिए जब शुरू किया द कॉन्सेप्ट वाज कि ज़ीरो बैरियर्स होना चाहिए। और जब शुरू किया कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था, सो इट वाज ऑल ऑन वेंडर प्लेटफॉर्म्स। सो 2013 में कैलाश जो हमारा CTO है, आई लकीली मेट हिम। सो उसके ज्वाइन होने के बाद वो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म से फिनटेक फर्म का ट्रांजिशन वो 2013-14 से शुरू हुआ। अब तक इट वाज मेनली ब्रोकिंग फर्म। तो इंटरेस्टिंग है। ऑफ लेट स्पेशली कोविड के बाद से इंडिया में स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड बढ़ा एकदम से, अचानक ही मिलेनियल्स, जेनजी, सारे नए नए ट्रेडर्स जिन्हें हम कहते हैं कि आजकल हिंदुस्तान में ये तीसरी महाशक्ति है, थर्ड पावर इमर्ज हो रहा है, चाहे उन्हें अभिमन्यु कह दें, रॉबिनहुड कह दें, ये ज़्यादातर आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो ये क्या ट्रेंड है, किस तरह से इंडिया में और स्पेशली नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स का जो एक ट्रेंड बन रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? हमारे जो ज़ेरोदा में ना, हम आई थिंक वी आर वन ऑफ द फ्यू ब्रोकर्स जो अभी भी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस चार्ज करते हैं। कभी हमने अकाउंट में फ्रीबीज नहीं दिया, कभी टी-शर्ट नहीं दिया, कभी आई मीन तो हमारा एज ग्रुप जैसे लोग समझते हैं वो 20 to 25 ईयर एज ग्रुप में नहीं है। हमारा मेजॉरिटी ऑफ द एज ग्रुप है जो 25 to 45 की, थोड़े मैच्योर, आई मीन जिसके पास ज़रा और थोड़ा पैसा है। सो जो क्रेडिबिलिटी, माने जो प्लेटफॉर्म क्रेडिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ऑल्सो हमारे लिए जब ये अकाउंट ओपनिंग फीस का द रीज़न वाज कि हमें वी वांटेड टू फिल्टर आउट जो नॉन सीरियस जैसे, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्लम मार्केट में ऐसा है ना कि जो लोग मार्केट में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से आते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आई मीन देयर इज नो अदर वे, सो वन ऑफ द फिल्टर्स हमने रखा है कि अगर अकाउंट किसी ने 200-300 रुपये दिया अकाउंट ओपनिंग के लिए, एटलीस्ट हमें पता है कि वो थोड़ा सीरियस है, एटलीस्ट देयर इज सम क्वालिफायर देयर। तो बढ़िया। बट आई थिंक कोविड में क्या हुआ, आई थिंक वो स्टोरी सबको पता है अभी, कि ये जो फेंस सिटर्स थे, बहुत सालों से सोच रहे थे कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उनको 3 रीज़न मिले इन्वेस्ट करने के लिए। एक तो था कि लॉकडाउन था तो घर पे बैठ के करें क्या, सेकेंड था कि स्पेंडिंग कम हुआ तो पैसा ज़्यादा हुआ हाथ में, और थर्ड आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, हमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलता है मार्केट ग्रो करने के लिए, बट आई थिंक वी गॉट लकी कि जब मार्केट बढ़ रहा था वी हैड द राइट प्रोडक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स। क्योंकि आई थिंक द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि ग्रीड था ना, मैंने पैसे जल्दी बने पहले, जिसकी वजह से पूरा बन भी रहे थे सो वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन जैसे 2021 तक 21 December was really the peak of the market. I mean, अपना Nifty is almost at the all-time highs, but market activity is at least 30% down. क्योंकि बुल मार्केट तब होता है जब मार्केट में मोमेंटम है, राइट? जब पैसा ज़्यादा बनता है तब इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। एंड हम इंटरनली मैं अपने टीम को यही बोलता रहता हूँ कि हमारा रियल कंपटीशन दूसरे ब्रोकर के साथ नहीं है, FD रेट्स के साथ है। क्योंकि FD रेट और मार्केट का जो डेल्टा है उसके डिपेंडेंट पे हमारा बिजनेस चलता है, करेक्ट, राइट? अगर लास्ट 1-2 ईयर्स में हमने FD रेट को बीट परफॉर्म किया है, सो इसकी वजह से मार्केट में एक्टिविटी भी कम हुआ है। सो आई थिंक नाउ इट्स बिकम हार्डर। 2020-21 वाज ब्रोकिंग के लिए इट वाज स्टूपिड टाइम्स। मैंने वो ऐसा टाइम वापस शायद आएगा भी नहीं। बात है। लेकिन इसके साथ ही एक जो बड़ा चेंज हो रहा है, सारा वॉल्यूम्स ऑप्शंस में शिफ्ट हो रहा है, और आप देख रहे हैं वीकली ऑप्शंस बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। सो ये क्या ट्रेंड दिखाता है? क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शन जीरो सम गेम है, राइट? सो क्या वाकई में रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये यूज़फुल है? इन्वेस्टिंग से ट्रेडिंग की तरफ जो ट्रेंड बन रहा है, क्या वो हेल्दी है? अभी ऑप्शन में ना द प्रॉब्लम इज़, द मिसअंडरस्टैंडिंग इज़, हम ऑप्शन में एक्टिविटी वी डोंट सी बाय पार्टिसिपेंट्स। कितने लोग एक्चुअली ऑप्शन कर रहे हैं वो पब्लिक डेटा पॉइंट नहीं है, ओके, राइट? वो नंबर अकॉर्डिंग टू मी इज़ 10 लाख से कम है।
ओके राइट इन द सेंस ये प्रॉब्लम अगर आप बस प्रीमियम टर्नओवर देखेंगे तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ओके बट ये प्रॉब्लम अगर आप 10 लाख के हिसाब से देखोगे तो इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं है। ज़्यादा लोग नहीं है ये Okay. एक छोटे से लोग हैं जो ज़्यादा एक्टिविटी कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में ऑप्शन में आई थिंक मुझे एक चीज़ हमने हम इसके बारे में हमेशा बोलते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा आई थिंक द प्रॉब्लम ऑप्शन या इवन इन्वेस्टिंग में कि जब लोग मार्केट में आते हैं उनको राइट एक्सपेक्टेशंस के साथ आना चाहिए कि जब ये लोग समझते हैं कि महीने का 10% बनेगा या साल के 200% ऐसा होता नहीं है मार्केट में सो ठीक बात है। और मैंने ये कहा है कि जो मार्केट में FD बीट करते हैं जो एक्टिव ट्रेडर्स 1% से ज़्यादा नहीं करते राइट सो FD का रिटर्न जो 7% पर ईयर है राइट सो अगर लोग इस एक्सपेक्टेशन से आएंगे तो रिस्क कम लेंगे अगर रिस्क कम लेंगे तो अपना पैसा बनाने का ऑड्स भी ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आप मार्केट में आते हैं कि 100% महीने का बनाना है साल का बनाना है तो आप अपना रिस्क ज़्यादा लेते हैं जैसे रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो द चांसेस आर वेरी लेस एंड आई मीन maybe some influencers are to be blamed इसके लिए right maybe we are blamed to be blamed कि हमने ज़्यादा educate attempt नहीं किया है so but it is ये option जाने का trend इसलिए है क्योंकि आई थिंक द मेन रीज़न इज़ जो इंट्राडे लेवरेजेस कम हुआ है उस वजह से लोगों को लगता है कम पैसे में ज़्यादा लीवरेज के। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग कि जिसमें काफ़ी लोग और स्पेशली जो ओल्ड टाइम ब्रोकर्स हैं वो दबी ज़बान से कहते हैं कि मार्जिन सिस्टम्स जो बड़े टाइट हो रहे हैं, कंप्लायंस बहुत बढ़ रही है, कैश मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन, पीक मार्जिन, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप ट्रेड कर सकते रहे। ये सारे रूल्स है ना जीरोधा के लिए बनाए जा रहे हैं कि 15% मार्केट शेयर आपका है, आप लीडर है। क्या कहेंगे आपकी? नो आई मीन सी ये आई थिंक रेगुलेटेड बिजनेस में वन ऑफ द स्किल्स यू नीड टू हैव इज टू हैव अ रेगुलेटरी फोरसाइट। माने ये रेगुलेशंस फ्यूचर में कैसा चेंज होगा ऐसे सोच के बिजनेस बनाना है। अगर अब वो फोरसाइट नहीं है तो यू आर बिकॉज रेगुलेशंस हर एक कंट्री में बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। मैं इवन यूएस में करेक्ट यू नीड टू एज अ लीडर ऑफ अ बिजनेस बी चेंजिंग अडेप्टिंग। आई मीन वो प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में कि जो पुराने जो ब्रोकिंग कंपनीज ओल्ड कंपनीज है वो ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं करते। एंड आई थिंक ये जो आज के लाइफ में ना इट्स नॉट द बिग बीटिंग स्मॉल, इट्स फास्ट बीटिंग स्लो राइट। सो हमारे लिए भी एज अ बिजनेस इफ वी रिफ्यूज टू चेंज कोई आके दे विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग जो हमने किसी और को डिस्टर्ब किया ऐसे सो तो ये जो रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं इट वाज ऑल वेरी ऑब्वियस। अगर आप इफ यू गो बैक 7-8 years बैक और जब ऐसे ब्रोकिंग और आपको फ़ायदा है तो इसलिए कि आप उसके लिए पहले से तैयार हैं। बिल्कुल। आई मीन लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली का एग्जांपल बोलता हूँ जैसे ये जो US स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग राइट, ये प्रोडक्ट हमने कभी बनाया नहीं क्योंकि पता था कि ये प्रॉब्लम होगा कभी फ्यूचर में right? क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगा नहीं कि पहले ही तो इतना पैसा बाहर जाए करेक्ट राइट। विद सेकेंडली सेबी का रेगुलेशंस है कि जो a broker shouldn't be offering a platform in products which are not regulated by SEBI. Correct. Right? I mean, so हमने ये बनाए नहीं। I mean, this could have added a few percentage points to अपना रेवेन्यू के लिए। ब्रोकिंग बिजनेस में टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पे लाने की क्रेडिट जीरोधा को जाती है, आपको जाती है। और अब कितना बड़ा रोल है स्पेशली तब जबकि हमारे यहाँ लोग टेक्नोलॉजी सेवी है नहीं। Right. एक कॉमन ट्रेडर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानना समझना नहीं जाता। कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, हमने भी उठाए थे। आपने उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया और आई मस्ट अप्रिशिएट एंड कॉम्प्लीमेंट यू कि काफ़ी जो दिक्कतें हुई लोगों को आपने एड्रेस किया। कितना रोल अब आगे चलते हुए ब्रोकिंग इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है? टेक्नोलॉजी के बिना कोई ब्रोकिंग बिजनेस ही नहीं है। सो इट्स अ फंडामेंटल। अभी see there are broking industry में ना I think there are two ways to build a business। एक तो advisory first business है और दूसरा है platform first। platform first में आप if you're not technologically savvy no point competing। I mean it's like एक gun fight में अपना sword लेके जाने जैसा right। as in Correct. I think जो brokers जिनके पास ये टेक्नोलॉजी सैविनेस नहीं है उनको शायद जाके एडवाइजरी फर्स्ट बिजनेस बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी इंडिया में बहुत बड़ा पेन पॉइंट है राइट। बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं है मार्केट में क्या करना है, तो एडवाइजरी के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस कंट्री में। सो या टेक्नोलॉजी इज़ द कोर। आई मीन
आज ज़ेरोदा में रोज़ के ऑलमोस्ट 1 crore ऑर्डर्स डालते हैं ऑल कस्टमर्स टुगेदर. ये 1 crore ऑर्डर कम्स इन अ 6.5 hour विंडो. ये 1 crore ऑर्डर्स को बिना दिक्कत के एग्जीक्यूट करना इज़ अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट? और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आई मीन लो प्राइस कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन वो स्केल पे अगर आपका प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन. करेक्ट. राइट. आई थिंक वी आर सक्सेसफुल बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज स्केल्ड. प्रॉब्लम ऐसा है कि इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस टेक्नोलॉजी डजंट स्केल वेरी वेल. मैंने जब बट आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं कुछ? नहीं अभी नहीं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक इज करेंटली हर कोई बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा हूँ. ऐसा कुछ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है. ओके. आई थिंक हमारे बिजनेस में एक दो चीज़ जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया, एक तो है ये जो KYC करते हैं जब कस्टमर ऑनबोर्ड हो रहा होता है, उनका जब हम उनका वीडियो लेते हैं, अगर समझिए कि मेरा जो आधार का जो फोटो है, मैं बॉल्ड हूँ उसमें या बियर्ड है उसमें, तो वो फोटो मैच करना बहुत मुश्किल है. ओके. चेंज हो गया, फ्रेंच बियर्ड रखी है और कुछ ऐसा अलग हो. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज इट परफेक्टली. मैंने वो जो अमेजोन का एक है रिकग्निशन करके, वो अभी रिसेंट में जो LLM ये ChatGPT वगैरह का एडवांसमेंट हुआ है, उसके बाद आई थिंक कस्टमर सपोर्ट में देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. अभी उसके लिए हम वी आर लुकिंग एट इट हाउ टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि एफिशिएंट यू कैन बिकम मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सपोर्ट. बट कोर बिजनेस में या फिर एक्चुअल ट्रेडर्स के लिए आई डोंट रियली थिंक आज के बहुत लोग बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कभी I'll tell you what to buy sell, लेकिन स्टॉक मार्केट में ना पैसा बनाना इज नॉट अबाउट व्हाट टू बाय और सेल, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज द मनी. वो जो मैनेज द मनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बता सकते. इंटेलिजेंस खुद की चाहिए. खुद की चाहिए. लेकिन आप हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं. आप और निखिल दोनों पोस्टर बॉय भी है स्टार्टअप वालों के लिए. अभी हम निखिल को देख भी रहे थे अमेरिका में प्रधानमंत्री के साथ, वो स्टेट डिनर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया. वो तस्वीर भी आई है. लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका पूरा बिजनेस रिटेल क्लाइंट से बना है, राइट? तो रिटेल क्लाइंट्स को रिवॉर्ड करने के लिए ज़ीरोधा IPO कब लेकर आएगा? नहीं, इट इज़ ऑलमोस्ट हिपोक्रिटिकल कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट रहे. मैं जाके हर जगह बोलता हूँ वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए कंपनीज में वगैरह. प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में ऐसा है कि बिजनेस में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नेक्स्ट ईयर में आपका रेवेन्यू क्या होगा, मेरा इमीडिएट रिएक्शन होगा आप बता सकते हैं कि निफ्टी क्या होगा, क्योंकि पूरा बिजनेस निफ्टी पे डिपेंडेंट है. मैंने पहले जैसे बोला, जो डेल्टा है जो अपना बैंक FD और निफ्टी का, दैट डिफरेंस इज रियली व्हाट डिटरमाइंस हमारे फॉर्च्यून्स. मैं जब थिंक अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स, आई थिंक जो फूड साइकिल रिस्क के फूड साइकिल में लोएस्ट है. तो आई डोंट थिंक बिजनेसेस जिनके पास रेवेन्यू अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनको रिटेल I don't think we should expose the risk to the retail investors. कुछ predictably होना चाहिए. I mean, we are trying. लेकिन आप तो प्रोएक्टिव है टेक्नोलॉजी के मामले में, रेगुलेशंस और कंप्लायंस के मामले में, कि क्या नया आ रहा है उसको पहले से इनबिल्ड करें, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, वो आप ब्रोकिंग बिजनेस देखेंगे तो वो बहुत सिक्लिकल है, राइट? अभी बुल मार्केट में टॉप में हर ब्रोकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप 2007-8 में ब्रोकर्स को देखेंगे और 2010 को कंपेयर करेंगे तो बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है. सो आई डोंट थिंक I don't think we as a broker should try listing just because वो bull market के top पे है. It's I mean philosophically we don't think it should be like that. I think हमारे business में ज़्यादा predictability होना चाहिए. ये technology is good to increase efficiency, लेकिन technology ये predictability problem को solve नहीं कर सकता. क्योंकि I mean we are trying to build adjacencies, जैसे अभी इन शॉर्ट अभी कोई प्लान नहीं है मतलब IPO आने का. अच्छा, अभी एक पॉइंट आपने टच किया था कि आजकल काफ़ी लोग एडवाइजरी में आगे किसकी सुने किसकी ना सुने. नए नए काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने तेज़ी मंदी का एक साइकिल भी नहीं देखा, लेकिन ज्ञान पूरा है. अब आजकल रिटेल इन्वेस्टर बड़ा मुश्किल में होते हैं, किसकी सुने किसकी ना सुने. क्या ये जो सोशल मीडिया पर इतना शोर शराबा है, कैसे हैंडल करें इसको? No, I mean ये बहुत I don't have a right answer to it, but I think जो अगर आप किसी को भी फॉलो, जो भी बोल रहा है कि मार्केट में आसानी से पैसा बना सकता है,
उसके तो फॉलो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा आसान काम नहीं है पैसा। आई थिंक मैं बोलता हूँ कि दुनिया में आसान पैसा बनाने के लिए ये टफेस्ट रूट है। अच्छा सो इट इज़ अ वेरी हार्ड वे टू मेक मनी। आई थिंक जो एक्टिव ट्रेडर्स है स्पेशली, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मनी मैनेज। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है और आपको मनी मैनेजमेंट नहीं बता रहा है, क्योंकि आप बेस्ट स्टॉक टिप लेके पैसा नहीं बना सकते हो, वर्स्ट स्टॉक टिप लेके पैसा शायद बना सकते हो। वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू एलोकेट। करेक्ट। कोई मेन स्ट्रीम में उसके बारे में कोई बताता नहीं है, विच इज़ हाउ डू यू मैनेज योर मनी, योर इमोशंस, बिकॉज इवेंचुअली एटलीस्ट एक्टिव ट्रेडर्स के लिए दैट्स रियली द की। और जो मोर इन्वेस्टर टाइप है उनके लिए अनलेस यू हैव सम कोर कॉम्पिटेंसी किसी सेक्टर या इंडस्ट्री वर्टिकल में, आई थिंक बेटर थिंग टू डू इज म्यूचुअल फंड। आपने अपने करियर में की शुरुआत हार्डकोर ट्रेडिंग से की है और इतने ट्रेडर्स की बात करते हैं और आपने कहा भी कि मेरा बिजनेस बड़ा सिक्लिकल है, तो फिर मुझे एक ओपिनियन आपसे मार्केट पर जरूर लेनी चाहिए कि आपको मार्केट क्या लगता है? क्या जो लोग कहते हैं कि इंडिया का टाइम आ गया है, चाहे वो बिजनेस करने के लिए आते हो चाहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हो, आप ऐसा सोचते हैं? अब थिंग इज लॉन्गर टर्म मुझसे यूजुअली स्टार्टअप वर्ल्ड में ना लोग पूछते हैं क्यों तुम अमेरिका क्यों नहीं जाते हो, या व्हाई डोंट यू गो किसी और कंट्री के लिए बना। मेरा यूजुअली रिस्पॉन्स होता है कि इंडिया इज़ अ सेंटर ऑफ द प्लानट राइट नाउ, मुझे जो भी करना है इंडिया में करना है, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज आई एम पेट्रियाटिक बट इट्स ऑल्सो कि दिस अ स्मार्ट थिंग टू डू। सो इंडिया का टाइम है, बट आई डोंट थिंक इट्स ईजी टू मेक मनी इन इंडिया। इंडिया में प्रॉब्लम ऐसा है कि जो आपका रेवेन्यू पूल है, जिनसे जिन लोगों से आप बिजनेस बना रहे हो, तो जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, वो 5 करोड़ से कम है। लाइक हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में है कि वी स्टिल अ वेरी पुअर कंट्री, एंड वो जो हमें एज अ कंट्री व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू गेट वेल्थी इंक्लूसिवली, माने सबको लेके वेल्थी होना है। जब तक वो होगा नहीं तो आप बिजनेस बनाओगे तो इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स स्टार्टअप बनाने के लिए और फॉर न्यू बिजनेसेस। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म व्यू, absolutely bullish, क्योंकि इसीलिए I mean we haven't raised any capital, पूरा skin in the game, so I mean action is louder than words, कि मैं बस बोल नहीं रहा, पूरा skin in the game, पूरा we invest in startup ecosystem etc. But short term में it's very hard to call, I mean because the problem is India eventually we are all married to different countries. I mean जो US में हो रहा है, I mean वो सब eventually it will also matter in the short term. So short term का पता नहीं, but long term absolutely. I mean बहुत जेनरिक सा आंसर लगेगा, but really I mean that's my view. निखिल और नितिन दोनों ही बड़े ब्लू आइड बॉय हैं, पोस्टर बॉय हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के। मैं एक इवेंट में आपकी भी स्पीच थी, मेरी भी थी, और मेरा भांजा मुझे कहता है कि मामा मुझे नितिन के साथ फ़ोटो खिंचवानी, उनके साथ सेल्फी लेनी है, ये आपकी पॉपुलैरिटी है। कई लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि चाहे एक्सचेंजेस के लेवल पे हो, रेगुलेटर्स के लेवल पे हो, मिनिस्ट्री में हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, पॉलिसी मेकिंग में, कमिटीज़ में, हमेशा ये दोनों भाई आगे रहते हैं। ऐसा क्या आप अलग करते हैं कि आपको हर जगह बुलाया जाता है? No, I think as a business, we haven't taken shortcuts, right? Mane, like, or usually, I think being generally honest about your views, right? I think people who आज के ज़माने में you get noticed much easier, right? और sometimes I wonder हमें इतना वेटेज क्यों देते हैं? because we are bootstrap, माने VC का पैसा नहीं लिया है, we are profitable, हमने फाउंडेशन किया है जिस through which we are giving back most of our financial success. But sometimes I wonder why are there इतने कम लोग क्यों हैं इस कंट्री में ऐसे, so ज़्यादा लोग होना चाहिए, so one of the reasons why we come and talk about it, because I want to peer pressure my peers to do what is right. So इसकी वजह से I think we get little bit of love. I think एक ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी एक चीज़ है, और दूसरा आप शायद एक फ्रेश थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं, कुछ नए विचार, नए चीज़ें लेकर आते हैं, शायद इस वजह से आपको काफ़ी पसंद किया जाता है। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thanks. आपने समय दिया और सारे मुद्दों पे खुलकर बात की, और आई एम श्योर आधा घंटे पहले
और अब आप हिंदी में ज़्यादा बेहतर कंफर्टेबल हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। नितिन कामत जीरोधा के फाउंडर आपसे बातचीत करते हुए इस शो खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।